गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम लोग नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है वाटर लॉगिंग एंड ड्रेनेज एंड ग्राउंड वाटर रिचार्ज। इसमें सबसे पहला पॉइंट आता है वाटर लॉगिंग। वाटर लॉगिंग मतलब जल ग्रसन। जल ग्रसन क्या होता है इस पर हम लोग बात करेंगे। जल ग्रसन का मतलब जल का जमा होना। किसी भी जगह पर एक जगह पर जल का जमा होना ही जल ग्रसन कहलाता है या वाटर लॉगिंग कहलाता है। मतलब ज़्यादा वर्षा हो गया या बाढ़ आ जाना उस क्षेत्र में या फिर किसी अन्य स्रोत से किसी एक जगह पर जल का जमा हो जाना ही क्या कहलाता है, वाटर लॉगिंग कहलाता है। चलिए इसकी डिफिनीशन हम लोग पढ़ते हैं। जब अत्यधिक नमी तथा अवायुजीवी दशा के कारण जल जड़ क्षेत्र की मृदा अनुत्पादक व अनुपयुक्त हो जाती है तो इसे जल ग्रसन कहते हैं। मतलब जहाँ पर जल लग जाता है वहाँ की मृदा क्या हो जाती है, अनु के उत्पादक लायक नहीं रहती है, अनुपयुक्त हो जाती है। इसको क्या कहते हैं, जल ग्रसन कहते हैं। ठीक, अब नेक्स्ट बात आती है कि जल ग्रसन के कारण क्या होता है। आगे बात आती है कि जल ग्रसन के कारण क्या हो सकते हैं, काजेज ऑफ वाटर लॉगिंग। तो इसको हम लोग पढ़ते हैं। सबसे पहला पॉइंट है अत्यधिक सिंचाई के कारण। देखिए, इस अत्यधिक सिंचाई के कारण का मतलब जिन क्षेत्र में सिंचाई आवश्यकता से अधिक हो जाती है तो वह क्षेत्र उस समय के पश्चात जलग्रस्त हो जाता है। जब सिंचाई करते हैं उस समय आवश्यकता से अधिक सिंचाई करेंगे तो जो पानी एक्स्ट्रा पानी रहेगा, ज़्यादा पानी रहेगा, वो वहाँ पर जमा ही रहेगा, जिससे क्या हो जाता है, वह क्षेत्र जलग्रस्त हो जाता है। सेकेंड पॉइंट आता है कच्ची नहरों के रिसन के कारण। सभी लोग जानते हैं कि कच्ची नहरों मतलब मिट्टी की नहरें जो होती हैं, नहरें सभी मिट्टी की ही होती हैं, जिसमें हमेशा मिट्टी के निचले तल से हमेशा पानी के कारण कुछ न कुछ उसके पोरस से रिसन होता रहता है। जिस रिसन के कारण उसके आसपास के क्षेत्रों में क्या होता है, जल इकट्ठा हो जाता है, जिससे उसके आसपास के क्षेत्रों में क्या हो जाता है, जल ग्रसन हो जाता है और वहाँ की फसलें नष्ट हो जाती हैं। तो दूसरा एक पॉइंट रहा कि नदी के कच्ची नहरों के रिसन के कारण। तीसरा पॉइंट आता है क्षेत्र का नीचा होना। क्षेत्र का नीचा होना, इसमें देखिए पढ़ते हैं। जब यदि क्षेत्र की स्थलाकृति एक कप शेप्ड की भांति हो है तो आसपास के क्षेत्रों का पानी बहकर उसमें आ जाता है, जिससे वह क्षेत्र जलग्रस्त हो जाता है। कप शेप का मतलब प्याले की भांति या फिर तालाब या पोखरे की भांति होती है। जो क्षेत्र उस भांति में बना होता है उसके आसपास का जल जो है उस क्षेत्र में जाके बह के कलेक्ट हो जाता है, जिससे उस क्षेत्र में क्या होता है, जलग्रसन हो जाता है। अगला पॉइंट है भौम जल तल का भूमि के पास होना। मतलब इसका कि जब भौम जल भूमि तल के करीब होता है, पास होता है, तो उससे नीचे से क्या होता है, पानी ऊपर की तरफ आता है और उस क्षेत्र में क्या होता है, जल ग्रसन हो जाता है। वह क्षेत्र जल के ग्रसन का कारण बनता है। अगला पॉइंट है उपयुक्त जल के निकासी न होने के कारण। जिस क्षेत्र में जल लगा होता है उसकी निकासी का कोई उचित कारण नहीं होता, निकासी होने का कोई व्यवस्था नहीं है, तो भी वहाँ पर क्या हो जाती है, जल ग्रसन हो जाता है। इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं, यदि वर्षा का पानी क्षेत्र से दूर ले जाने के लिए जल निकास नालियों की उचित व्यवस्था नहीं है तो भी पानी लंबे समय तक क्षेत्र में रुका रहेगा और वहाँ पर क्या हो जाएगा, जल ग्रसन हो जाएगा। एक आध पॉइंट और बढ़ा सकते हैं, जैसे एक पॉइंट और लिख दें कि भौम जल प्रवाह में उत्पन्न रुकावट के कारण। मतलब कि जो भूमि पे जल कलेक्ट है उसमें वो बह नहीं रहा है, किसी कारणवश वहीं पे रुका हुआ है, तो भी क्या हो सकता है, वहाँ पे जलग्रसन की संभावनाएं बढ़ सकती हैं। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट आता है जलग्रसन के कुप्रभाव। इसके कुप्रभाव क्या है, हानि क्या है। किसी क्षेत्र के जलग्रस्त हो, इस पे पढ़ते हैं, किसी क्षेत्र के जलग्रस्त हो जाने पर निम्न हानिकारक प्रभाव पड़ते हैं। किसी क्षेत्र के जलग्रस्त हो जाने पर निम्न हानिकारक प्रभाव पड़ते हैं। जैसे पहला पॉइंट पढ़ते हैं उपज पर प्रभाव। ठीक, उपज पर प्रभाव, पौधों की जड़ें अत्यधिक संतृप्त होने के कारण इनकी बढ़ोतरी संतोषजनक नहीं हो पाती है, जिससे फसल पर कुप्रभाव पड़ता है। मीन्स फसल की जड़ों में अत्यधिक पानी लगने से जो है इनकी बढ़ोतरी नहीं हो पाएगी, जिससे भी फसल पे क्या होगा, एक कुप्रभाव पड़ेगा। सेकेंड पॉइंट है मिट्टी के तापमान में कमी। जलग्रस्तता के कारण मिट्टी का तापमान कम हो जाता है। जहाँ पर पानी लग जाएगा उस क्षेत्र की मिट्टी का तापमान क्या हो जाएगा, बहुत कम हो जाता है, जिससे जीवाणुओं की सक्रियता घट जाती है। जीवाणुओं की सक्रियता जब घट जाएगी तो जो है वहाँ की फसल हमारी अच्छी नहीं होगी, तो ये भी कारण है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट आता है फसल के पकने का समय घट जाना। जब
किसी क्षेत्र में पानी लग जाएगा तो उससे क्या होगा, वहाँ पर फसल के पकने, जो फसल पकती है उसका समय जो है बहुत कम हो जाता है, घट जाता है। अगला पॉइंट पढ़ते हैं, खेत जोतने में कठिनाई। जब उस क्षेत्र में जल ग्रसन पानी लग जाएगा तो जो है खेत की जुताई करने में क्या होती है, बहुत ही कठिनाई होती है, जुताई करने में कठिनाई होगी होगी। अगला पॉइंट है, हानिकारक लवणों के एकत्रित हो जाना। जलग्रस्त हो जाने से उस क्षेत्र में क्या होंगे, बैक्टीरिया उपज सकते हैं और भी हानिकारक लवण आ सकते हैं, जिससे जो हमारी फसलों को क्या करेंगे, नष्ट करेंगे, प्रभाव डालेंगे, बुरा प्रभाव डालेंगे। तो किसी भी फसल के लिए जल एक जगह कलेक्ट नहीं होना चाहिए। अगला पॉइंट क्या है, सिंचाई जल की मांग घट जाना। जब कोई क्षेत्र जलग्रसन हो जाएगा, जलग्रस्त हो जाएगा तो वहाँ पे पानी की देने की ज़रूरत आप सीधे सी बात नहीं है, तो मतलब सिंचाई की मांग भी घट जाती है। वायु जीवी जीवाणुओं की कमी, पानी की वजह से वहाँ के वायु जीवी जीवाणु जो है मरने लगेंगे, मतलब उनकी कमी होने लगेगी। पानी रुकने के कारण वहाँ के वायु जीवी जीवाणुओं में कमी होने लगेगी। ठीक, नेक्स्ट बात आती है जलग्रसन रोकने के उपाय या जलग्रस्ता रोकने के उपाय। तो चलिए इसको देखते हैं। जलग्रस्ता को रोकने के उपायों को निम्न 2 वर्गों में रखा गया है। जलग्रस्ता को रोकने के उपाय को किस में रखा गया, 2 वर्गों में रखा गया है। पहला वर्ग है रोक उपाय। पहला पॉइंट आता है रोक उपाय और सेकेंड पॉइंट है उपचार उपाय। रोक उपाय के बारे में देखिए, ये उपाय भूमि को जलग्रस्त होने से रोकते हैं। मतलब ये उपाय क्या है, भूमि को जलग्रस्त होने से रोकते हैं। और उपचार उपाय क्या है, इन उपायों से जलग्रस्त भूमि का उपचार किया जाता है। मतलब रोक उपाय, इस उपाय को अपनाने से भूमि को जलग्रस्त होने से बचाया जा सकता है। इस उपाय को लगाने से जो है जलग्रस्त भूमि का उपचार किया जा सकता है। चलिए तो पढ़ते हैं सबसे पहले रोक उपाय। रोक उपाय क्या होता है, यह उपाय निम्नवत है। पहला पॉइंट है नहरों का रिसन कम करके। नहरों का रिसन कैसे करेंगे, सबसे पहली बात आती है नहरों का रिसन कम करने के लिए तो चाहे तो नहर खंड का स्तरीकरण मतलब लाइनिंग करके उस पर कुछ जो है टाइल्स वगैरह कुछ लगा के लाइनिंग करके रोकना चाहिए। नहरों का रिसन कैसे कम कर सकते हैं, जहाँ पर अत्यधिक भराव वाली नहरें होती हैं, वहाँ रिसन क्या होता है, अधिक होता है, रिसन ज़्यादा होती है। तो नहर के ऐसे खंड के दोनों ओर, अत्यधिक भराव वाली नहरों के दोनों ओर एक जलग्राही नाली बना ली चाहिए। दोनों तरफ एक जलग्राही मतलब किनारे पे नहर के दोनों साइड में एक नालियाँ बने। जैसे ये नहर जा रही है तो अत्यधिक भराव वाली नहरों में रिसन ज़्यादा होता है, तो इसके तरफ एक नाली और इधर भी एक नाली, दोनों तरफ क्या कर लेनी चाहिए, एक छोटी छोटी नालियाँ बना देनी चाहिए। जिससे क्या होगा, इस नहर का रिश्ता हुआ पानी कहाँ जाएगा, इस नालियों में आएगा और नालियों का पानी हम निकाल के कहीं बाहर लेकर चले जाएंगे। तो जिससे क्या होगा, हमारा नहर का रिसन कम हो सकता है। ये उस नहरों में किया जाता है जो अत्यधिक भराव वाली नहरें होती हैं। तो उस नहरों, जैसे ये नहर बनी है, इनके 2 किनारे पे छोटी छोटी नालियाँ बना देते हैं, जिससे जल का ग्रसन जो जल रिसेगा इस नालियों में आएगा और उस नालियों के पानी को हम किनारे निकाल देंगे, दोनों तरफ के पानी को निकाल लेंगे। ठीक, दूसरा पॉइंट पढ़ते हैं गूलों से रिसन कम करके। होता क्या है, गूल का मतलब समझिए तो गूल मतलब होता है नालियों से भी पानी का रिसन होता है। तो वहाँ अत्यधिक नालियों से भी जो है, जैसे नाली बनी हुई है तो पानी जब जाता है तो इससे भी दोनों तरफ से रिसन होता है। तो जहाँ तक हो सके संभव कि कच्ची नालियों को न बना के बल्कि पक्की नालियाँ बनानी चाहिए, जिससे जो है क्षेत्र के आसपास में पानी नहीं लगेगा। ठीक, तो इससे हो सकता है गूलों से रिसन कम करके। तीसरा पॉइंट आता है सिंचाई तीव्रता घटाकर। सिंचाई तीव्रता का मतलब हुआ कि अधिक होने पर क्षेत्र के जलग्रस्त होने की संभावना बढ़ जाती है, जिससे सिंचाई तीव्रता को कम करके मतलब कम किया जाए और जिससे रिसन को कम किया जा सकता है। तीव्रता मतलब पानी जब निकल रहा है तो वहाँ पे जो है इसकी निकलने की गति को कम कर दिया जाएगा, तो किनारे पे जो है रिसन कम होगी। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट आता है वर्षा जल की उचित निकासी करके। इससे समझते हैं, वर्षा का जो जल होता है जब बारिश होती है तो खेतों में आवश्यकता से अधिक जब पानी लगे तो उसको जो है निकालने की एक
सुव्यवस्थित ढंग से पानी को बाहर निकाला जाए, जिससे खेतों में जलग्रहण क्या होगा, कम होगा। जब वर्षा का जल अधिक होगा तो खेतों में पानी की मात्रा बढ़ेगी, लेकिन उस पानी को निकालने की कोई अगर उचित व्यवस्था बनाए जिससे जो है वहाँ पर जलग्रहण को कम किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट, किसानों को उचित जानकारी देके इसके बारे में किसान लोगों को उचित जानकारी देनी चाहिए, जिससे वो उस जलग्रहण को रोकने के उपाय कर लें। ठीक, इसके दूसरा पॉइंट आता है उपचार उपाय। ये क्या होता है, इसकी दो विधियाँ होती हैं, नलकूप सिंचाई अपनाकर, और दूसरा होता है जल निकासी की योजना बनाकर। नलकूप सिंचाई अपनाकर जलग्रहण को कम कैसे किया जा सकता है, इसको देखते हैं। जिस क्षेत्र में नहर जलग्रहण होता है उस क्षेत्र से में नलकूप की सिंचाई करेंगे तो वहाँ का भौम जल स्तर क्या होगा, नीचे जाएगा। नलकूप की सिंचाई करने से भौम जल स्तर नीचे जाएगा, और क्षेत्र में जमा हुआ पानी धीरे धीरे वो भौम जल स्तर को ऊपर उठाने के लिए जो है क्षेत्र का पानी नीचे जाने लगेगा। उससे क्या होगा, वहाँ के क्षेत्र जो है जलग्रहण कम हो सकता है। ठीक, और दूसरा पॉइंट है जल निकासी की योजना बनाकर। जल निकासी की योजना ये कैसे करेंगे, जलग्रस्त क्षेत्र में क्या करेंगे, जल को निकासने के लिए उचित अंतराल पे उचित नालियां बनाएंगे। जैसे जहाँ पर जलग्रस्त है वहाँ पर नालियां बना के क्या करेंगे, उस पानी को बाहर निकालेंगे, जिससे जलग्रहण को कम कर सकते हैं। अब आगे पढ़ेंगे हम लोग। ड्रेन मतलब नालियाँ क्या होती हैं, ड्रेनेज जल निकास नालियाँ जिसको हम बोलेंगे, ड्रेन को जल निकास नाली बोलेंगे। जल निकास नाली दो प्रकार की होती है, एक सतही नाली होती है, एक भूमिगत नाली होती है। दोनों इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। ड्रेनेज सतही नालियाँ और भूमिगत नालियाँ दोनों ही पूछा जाता है। कभी कभी पूछा जाता है भूमिगत नालियों को चित्र सहित वर्णन कीजिए, सतही और भूमिगत नालों के बारे में बताइए। 1 नंबर 2 नंबर में छोटे छोटे क्वेश्चन में ये अक्सर पूछा जाता है। तो ड्रेन दो प्रकार के होते हैं, सतही नालियाँ होती हैं, एक भूमिगत नालियाँ। पहले पढ़ते हैं सतही नालियाँ क्या होती हैं। सतही नालियों को देखते हैं। यह नाली भूमि की सतह पर बनाई जाती है और ऊपर से खुली रहती हैं। मतलब वही सतही नाली सिंपल सभी लोग जानते हैं, भूमि के ऊपर जो भी नाली बनाई जाती है उसको सतही नाली बोलेंगे, या तो वो कच्ची बने या पक्की बने। अगर हम कच्ची बनाएंगे तो भी सतही नाली, पक्की बनाएंगे तो भी नालियाँ वो सतही होती हैं। और नाली ऊपर से क्या होती हैं, खुली होती हैं। यह 3 प्रकार की होती हैं। एक होती है बरसाती नालियाँ होती हैं, एक रिसन नालियाँ होती हैं, एक बरसाती और रिसन नालियाँ दोनों होती हैं। जो बरसात के समय बनाई जाती हैं अक्सर उसको बरसाती नालियाँ बोलते हैं, और जो मिट्टी की नालियाँ होती हैं उस नालियों से पानी क्या होगा, रिसन होगा। रिसन के कारण उस नालियों का नाम क्या दिया जाता है, रिसन नालियाँ। और बरसाती और रिसन नालियाँ वो नालियाँ होती हैं जो बरसात में, और मिट्टी की बनी हुई नाली होती है, मतलब पक्की नाली नहीं होती हैं। तो क्या होता है, उस नाली से रिसन भी होता है, और हमेशा होगा तो उसको बरसात एवं रिसन नालियाँ कहेंगे। ठीक, दूसरा पॉइंट आता है भूमिगत नालियाँ। ये क्या होता है, जब बड़े क्षेत्र रूट जोन से अधिक गहराई पर जल रिसन रोकना हो तो, जब बड़े क्षेत्र से अधिक गहराई पर जल रिसन रोकना हो अथवा भौम जल स्तर को नीचे ले जाना हो, मतलब भौम ग्राउंड वाटर लेवल को जो है नीचे ले जाना हो, तो भूमिगत नालियों का निर्माण किया जाता है। जब भौम जल स्तर को नीचे ले जाना हो तो क्या करते हैं, भूमिगत नालियाँ बनाते हैं। भूमिगत नालियाँ बनाते कैसे, उसका एक देखिए छोटा सा फिगर बनाए हुए हैं। ये हमारा ग्राउंड लेवल है, भूमितल है। ये जो है भौम जल स्तर, यहाँ पर हमारा पानी का स्तर है, ये ग्राउंड लेवल है। ठीक, भूमितल है, यहाँ पर पानी का तल है। ठीक, उसके नीचे जो है हम एक छिद्रित पाइप लगाते हैं। देखिए पाइप लगाई गई है और पानी भूमि का तल है। ठीक, जो ये पाइप लगी होती है, छिद्रित पाइप लगाते हैं, और मोटी बालू और ये जो दिखाया गया मोटी बालू, तब जल में क्या होते हैं, रेत बालू सब मिले होते हैं, उसके बारे में। ठीक, और ये फिगर ध्यान से थोड़ा सा देखिएगा, जिसको बनाना होगा कभी कभी पूछता है। तो भूमितल से कुछ नीचे जलस्तर, भौम जलस्तर है, उसके नीचे हम छिद्रित पाइप लगा के भूमिगत नालियाँ बनाते हैं। ठीक, एक और छोटा सा पॉइंट आता है भौम जल पुनर्भरण, रिचार्ज ऑफ ग्राउंड वाटर। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है 2 नंबर के लिए। अक्सर एग्जाम में 2 नंबर में पूछता है भौम जल पुनर्भरण क्या होता है। 2 नंबर के लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार कई बार पूछा भी गया है। चलिए इसको देखते हैं। अवक्षय होते भौम जल के भंडार को कृत्रिम विधियों द्वारा इसे अपने स्तर पर बनाए रखना, मतलब जो पानी जो है भौम जल का बह रहा है या निकल रहा है उसको कृत्रिम अपने विधि से इसको अपने स्तर पर, उसी स्तर पर बनाए रखने को क्या बोलते हैं, भौम जल पुनः भरण कहते हैं। मतलब कि जो पानी हमारा पृथ्वी तल से अवक्षय हो रहा है, घट रहा है, उसको कृत्रिम विधि से उस पानी को अपने स्तर पर ही बनाए रखने को क्या बोलेंगे, भौम जल पुनर्भरण कहते हैं। ठीक, भौम जल पुनर्भरण के लिए यह आवश्यक है कि भौम जल तल की भरण
दर, मतलब भौम जल तल में जो हम पानी भरेंगे उसकी दर इसकी निकास दर के बराबर बनी रहे, मतलब जो पानी निकल रहा है और जितना पानी हम ऊपर से भर रहे हैं वहाँ पे वो बराबर रहे, या तो भरने की दर जो है उससे अधिक रहे अथवा इससे कुछ अधिक रहे। जो पानी हम भर रहे हैं तो इससे अधिक भरेंगे तो पानी कम निकलेगा, तो भी हमारा जो है भौम जल पुनर्भरण तल बना रहेगा। ठीक, ये रहा आज का टॉपिक, और इसके हमें लग रहा है इसके बाद कल के लेक्चर में हो सकता है हम बताएं आप लोगों को ड्यूटी डेल्टा और बेस पीरियड में संबंध, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स हमको कॉल करके बता रहे हैं कि एक बार उसको फिर से जो है वीडियो के माध्यम से बता दिया जाए, तो हो सकता है कि कल के लेक्चर में हम बताएं ड्यूटी डेल्टा एंड बेस पीरियड में रिलेशन एंड उसकी डिफिनीशन भी बताएंगे। ठीक, चूँकि ये कॉलेज में पढ़ाया जा चुका है, क्लास में पढ़ाए हैं, लेकिन उसको कुछ स्टूडेंट्स 5-6 स्टूडेंट्स हमें कॉल किया और बोले कि उसको जो है उसका डेरिवेशन एक बार फिर से करा दीजिए, चूँकि ड्यूटी डेल्टा और बेस पीरियड का ड्यूटी डेल्टा और बेस पीरियड का रिलेशन भी इम्पॉर्टेंट है। जिन बच्चों को आता होगा ये रिलेशन वो अपने से करेंगे, जिनको नहीं आता होगा ये रिलेशन मैं कल बताऊंगा और इस पर 1-2 न्यूमेरिकल भी करवा दूंगा। ठीक, धन्यवाद आज के लिए।